नमस्कार। आज हम सब पाठ पढ़ेंगे चंद्रगहना से लौटती बेर, जिसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। जब वे चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे थे तो उनके मन को खेत खलिहान और वहाँ का प्राकृतिक परिवेश आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति हुई है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देख लेती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता का व्यक्त हुई है। यानी कवि जो थे वे तो रहते शहर में थे, लेकिन जब वे वापस उस गांव में लौटते हैं तो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर वे मुग्ध हो जाते हैं। तो अब पढ़ते हैं कविता चंद्रगहना से लौटती बेर। कवि कहते हैं कि देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। तो जब वे चंद्रगहना नामक स्थान से गुजर रहे थे तो जब वहाँ गांव से बाहर आते हैं स्थान, तो खेत में जो मेड़ होती है पतली पतली, वहाँ पर वो जाकर के बैठ जाते हैं। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। तो एक बीते भर का, यानी बहुत छोटा ही चने का एक पौधा रहा होगा। ठिगना मतलब है छोटा कद, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। तो जो चना होता है उस पे गुलाबी रंग के फूल आते हैं। तो यहाँ पर एक कवि कल्पना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि चने ने कोई एक मुरैठा बांध रखा है। मुरैठा मतलब एक पगड़ी बांध करके ली है, तो ये उसके सौंदर्य को और भी बढ़ाता है। फिर आगे कहते हैं कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली देह की पतली, कमर की है लचीली, नीले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। यानी कि चने की क्यारी के पास में एक अलसी या तीसी कहते हैं उसका पौधा लगा है और ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर चने के पास हठपूर्वक उगाई है। और उसकी तुलना जो कवि एक नारी से कर रहे हैं, एक लड़की से, कि जो बहुत ही दुबली पतली हो, कमर जिसकी लचीली हो। तो कह रहे हैं कि उसके सिर पर उसने अपने नीले रंग का फूल लगा रखा हो। मतलब जो अलसी होता है उसका नीला ही फूल होता है, लेकिन कवि कल्पना कर रहा है एक लड़की, उसने जैसे लग रहा है सिर पर नीले रंग का फूल लगा रखा और ऐसा मानो कहने के लिए तैयार है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कह रही हो कि जो मुझे प्यार से छुएगा उसको मैं अपना हृदय न्यौछावर कर दूंगी। तो एक तरीके से जो चने का उनका वर्णन कर रहे हैं एक लड़के के रूप में, जो अलसी का एक लड़की के रूप में यहाँ पर कवि कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सैनी। यानी चने का और अलसी जो थी उसको तो एक छोटी बिल्कुल ही जैसे युवती के रूप में उसकी कल्पना कर रहे हैं, और जो सरसों को थोड़ा बड़ी लड़की के रूप में कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है वह तो और भी युवा हो गई है। और कह रहे हैं हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। तो ये जो कवि का वर्णन भी है वह फागुन मास का ही है। तो ऐसा कवि को लग रहा है कि मानो उसने पीले वस्त्रों को देखकर ऐसा लगता मानो उसने शादी के कोई वस्त्र पहन रखे हैं और सज धज कर विवाह मंडप में आई है। और इस खुशी के अवसर पर लगता है फागुन का महीना खुद ही फाग गाते हुए चला। फागुन में होता था फाग गाया जाता है, तो कवि कल्पना कर रहा है कि लग रहा है पूरा पीली पीली सरसों चारों तरफ है, तो लग रहा है कि कोई शादी का माहौल है। और सरसों को एक सयानी लड़की के रूप में कल्पना कर रहा है, लग रहा है कि उसकी आज शादी है। तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कह रहे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी कन्या का स्वयंवर हो रहा है और इस शांतिपूर्ण वातावरण में प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। वो बहुत हल्का हल्का जब हवा चल रही तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। सभी खुश दिखाई पड़ रहे हैं। प्रकृति इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो कवि कहते हैं कि इससे बहुत दूर, कह रहे हैं कि इस गांव से बहुत दूर सुनसान जंगल में की फिर एक बात वे कहते जहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है, जहाँ न कोई अन्य व्यक्ति है, व्यापारिक एवं शहरी गतिविधियों का जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं है, और जहाँ की भूमि बंजर होते हुए भी प्रेम पैदा करती है।
पेड़ पौधों में भी प्रेम है। तो कह रहे यहाँ प्रकृति का जो प्रत्येक अंग है ना, कह रहे प्यार से सराबोर दिखाई पड़ रहा है कवि को। फिर आगे कहते हैं और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही हैं इसमें लहरियाँ। फिर कहते हैं जब जब वो वहाँ से आगे बढ़े थे तो जब एक जंगल पास थे तो वहाँ पर ही वो तालाब के पास रुके। तो कहते हैं कि जहाँ वो बैठे थे तो कह रहे वहाँ एक छोटा सा तालाब था जिसमें लहरें उठ रही थी। तालाब का पानी एकदम साफ दिखाई पड़ रहा था, तो मतलब और उस पर जो पानी के ऊपर जो घास उगी थी वो भी दिखाई पड़ रही थी। तो कह रहे हैं एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रतीत हो, मतलब इस तालाब के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। तो पहले तो वो ये कहते हैं कि तालाब के पानी में सूर्य की रोशनी में एक चांदी के गोल खंभे के समान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी चमक आंखों में चकाचौंध पैदा कर देगी। कि एक पहले क्या होता था, एक खंभा लगा दिया जाता तालाब के बीच में कि उससे उसकी नाप गिनी जाएगी कि कितना मतलब पानी तालाब कितना गहरा होता है। तो जब रोशनी पड़ती थी ना तो वो लंबा लंबा लहराता हुआ खंभा नज़र आता है। तो कहते हैं उसकी चमक जैसे लग रहा था कि आंखों में चमक उत्पन्न कर देगी। आगे कहते हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब कहते हैं कि वहाँ पर आसपास जो तालाब में पत्थर हैं, ऐसा लग रहा है वो प्यास में डूबे हैं और ऐसा लग रहा है उनकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। लग रहा है बस वो पानी में डूबकर चुपचाप पानी पी रहे हैं और नहीं उनकी प्यास बुझेगी क्योंकि वो लंबे समय तक पानी पी रहे हैं और ना जाने कब तक पानी पीते रहेंगे। फिर आगे कहते हैं चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। अब कह रहे हैं कि फिर उसी तालाब में एक बगुला अपना एक पैर पानी में डुबो कर खड़ा है। देखने में तो वह ध्यान मग्न लगता है, परंतु जैसे ही किसी चंचल मछली को देखता है ना तो वह अपनी ध्यान रूपी निद्रा को त्याग कर, यानी लगता था कि ध्यान में खड़ा हुआ है लेकिन नहीं, तुरंत इतना चालाक, तुरंत ही उसने चोंच में दबा करके मछली को गले के अंदर निगल लेता था। फिर आगे कहते हैं एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों को झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है, भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। कहते हैं एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया। फिर कहते हैं कि बगुले के ही समान एक चतुर चिड़िया का यहाँ वर्णन किया है कि काला काला मत्था है जिसका पंख सफ़ेद हैं और जैसे ही वो कोई मतलब मछली वो भी देखती है उस पर टूट पड़ती है और अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। गगन कह रहे हैं ना, दूर उड़ती है गगन में, तो आकाश में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। अब कवि कहते हैं वो जहाँ पर तालाब के पास बैठे थे उसी से मतलब उसके जो सामने जो भूमि है उसका धरातल थोड़ा ऊंचा है। क्यों? वहाँ पर रेल की पटरी गुजरती। तो कवि कह रहा है अभी किसी गाड़ी आने का समय ही नहीं है, ना मुझे कहीं जाना है, क्योंकि अब लग रहा है कि वो स्वतंत्र है, कहीं उसको जाना ही नहीं, वो वहीं अपना समय बिताना चाहता है। तो कह रहे हैं कि प्रकृति का जो अद्भुत आकर्षक रूप है कवि को वहाँ से जाने के लिए रोकता है वहाँ से। फिर आगे कहते हैं चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। फिर कवि कहते हैं कि जिस जगह पे थे ना वो चित्रकूट मध्य प्रदेश के पास है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, वहीं पर रीवा जगह है। तो कहते हैं कि वहाँ की उन्होंने चित्रकूट की ऊंची नीची ऊपर खाबड़ पहाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हैं। इस क्षेत्र की भूमि जो है उपजाऊ भी नहीं है, बंजर है, यहाँ पर किसी प्रकार की घास हरियाली छायादार पेड़ नहीं है। इस भूमि पर इधर उधर कांटेदार कुरूप रीवा के पेड़ खड़े हुए हैं। कवि इसलिए कह रहा है क्योंकि वो जो पेड़ है ना हरियाली दे सकते हैं, न छाया दे पाते हैं, ना ही मन को शांति प्रदान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ का माहौल अच्छा क्यों है? क्यों? सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टें टें टें। अब कह रहे हैं कि इस जगह भी, निरस्ता भरी जगह में भी एक तोते का स्वर सुनाई पड़ता है, टें 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 वो बोल रहा है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता, सारस का स्वर टेटों टेटों, सारस का स्वर भी वहाँ सुनाई पड़ता है।
और सारस का जो स्वर है कभी मंद होता है, कभी धीरे होता है। ऐसा लगता है मानो जो हृदय है वह छलनी हो जाएगा। तो कवि कहते हैं कि यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, उसके आसपास की शांति, दूर से आती सारस की आवाज़ को सुनकर मेरा मन जो है वह भाव विभोर हो जाता है और उनका मन करता है कि वे भी सारस के साथ पंख फैलाकर उड़ जाएं। जहाँ लहर लहाते हरे खेतों के बीच यह युगल जो जोड़ी है, सारस की जो दो जोड़ियाँ थीं, तो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वह भी उसी प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहता है। कह रहे हैं ना, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे, क्योंकि प्रेम के लिए प्राकृतिक वातावरण से उपयुक्त स्थान कोई है ही नहीं। कवि यहीं रहकर चुपचाप तथा छिपकर उनकी सच्ची प्रेम कहानियाँ सुनना चाहता है। यानी जहाँ पर प्रकृति रहती, प्रकृति की सुंदरता अपने आप में खुद ही मन भावन लगती है। तो जो ये कविता थी, इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। जैसे हरे चने का मानवीकरण किया, अलसी का नायिका के रूप में, सरसों का मानवीकरण, पत्थर का कि पत्थर लग रहा है, पानी पी रहे हैं। और साथ ही साथ ध्वन्यात्मक वर्णन हुआ है कि जब आप पाठ पढ़ते हो तो तोते की टेंटें और जो सारस का है टेढ़ों। तो जो कुल मिला के एक कविता जो ग्रामीण परिवेश को बिल्कुल ऐसा लगता है हमारी आंखों में नाचने लगता है। बहुत ही चित्रात्मक वर्णन हुआ है। तो ये थी केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता चंद्र गहना से लौटती बेर। धन्यवाद।